स्टूडेंट्स हमारी जो सेकंड ली शेड्यूल प्रिंसिपल के मुताबिक जो फैक्ट ऑफ कंडीशंस है ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वो है जी फैक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। बुक में इसको सेपरेट करके समझाया जाता है, हालांकि ये कंबाइन करके ही समझे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे फर्दर आपने बताना है कि 3 केसेस हैं। ठीक है, फर्स्ट इसमें जो केस है वो कौन सा है? फर्स्ट केस इसमें ये है कि इफ़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तो फिर ऐसे रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बराबर होते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें आपने बताना है कि वॉल्यूम जो होता है वो आपको, ठीक है, पिछले टॉपिक में कवर करवाया था कि वॉल्यूम का रिलेशनशिप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ नहीं होता। ठीक है, और इनकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? इसकी एग्जांपल्स हैं जी H2 प्लस I2 2HI, और इसकी दूसरी एग्जांपल आप ये भी लिख सकते हैं 2HI गोज़ टू H2 प्लस I2 एट्सट्रा। ठीक है जी, इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें आप ये लिखेंगे इफ़ प्रेशर इंक्रीजेस, अगर प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं वॉल्यूम जो होता है वो तो डिक्रीज़ होता है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। और फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे नो इफ़ेक्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो फिर रिज़ल्ट क्या हमारा? रिज़ल्ट ये है कि रिएक्शन remains at equilibrium state। रिएक्शन जो होगा वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर रहेगा, क्योंकि केसी की वैल्यू चेंज होगी तो फिर रिएक्शन को कुछ होगा। ठीक है, फिर रिएक्शन या तो फॉरवर्ड चले जाएगा या तो रिवर्स हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, सेकंड जो कंडीशन है, ठीक है, सेकंड की जी स्टूडेंट्स, जो सेकंड केस है वो है जी फैक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट्स से ज़्यादा होंगे तो केसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम। अब इसकी एग्जांपल लिखते हैं जी, जो पेपर में आती हैं ज़्यादातर कॉमनली पूछी जाती हैं। ठीक है, आपको रिएक्शन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि जी अमोनिया सिंथेसिस है, इस पे व्हाट इज़ द फैक्ट ऑफ कंडीशन, ठीक है, या व्हाट इज़ द फैक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है, ऑन दिस रिएक्शन। तो केसी की वैल्यू और पोजीशन पूछी जाएगी। तो दूसरी जो एग्जांपल कॉमनली पूछी जाती है वो 2SO2O2, ठीक है, ये बनेगा 2SO3। अच्छा, फिर अब इसमें भी आपने ये लिखना है कि अगर प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, इफ़ प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस, एंड केसी वैल्यू जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए वॉल्यूम डिक्रीज़ होने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी कम हो गई है। अच्छा, फिर इसके बाद आपने नेक्स्ट बताना है कि अब क्या होगा अगर केसी की वैल्यू कम होती है, तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। असल में यहाँ पे इसको क्यू आप कंसिडर करें। ठीक है, वो जो मैंने आपको फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ाया है इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो केसी जो है वो कम होने से, यानी कि क्यू की वैल्यू कम होने से रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब ये क्योंकि केसी की वैल्यू कम हो गई है तो फिर आपने लिखना है, क्योंकि इसने वापस इक्विलिब्रियम पर आना है, तो आपने कहना है कि द रिएक्शन, इसमें आपने लिखना है द वैल्यू ऑफ केसी, ये कब तक फॉरवर्ड जाएगा? तो आपने इसका आंसर लिखना है द वैल्यू ऑफ केसी विल स्टार्ट इंक्रीज टिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, टिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट कंफ्यूजिंग है कि मैंने ऊपर कहा कि जी केसी की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इंक्रीज़ हुई है। असल में ये उस वक्त तक डिक्रीज़ होने के बाद रिएक्शन फॉरवर्ड जाना शुरू कर देता है, और उस वक्त तक फॉरवर्ड जाता रहता है जब तक कि केसी की वैल्यू जो है वो रिक्वायर्ड वैल्यू के इक्वलाइज नहीं हो जाती, ताकि रिएक्शन वापस किस स्टेज पे आ जाए? इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, और इससे जो वाइस वर्सा भी आप लिखा करें, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा से मतलब इससे उलट, प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा केसी की वैल्यू। तो स्टूडेंट इसमें एक एमसीक्यूज़ भी आता है कि अमोनिया सिंथेसिस जो है इसमें प्रेशर इंक्रीज़ करने से रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी होती है? तो आपने कहना जी फॉरवर्ड। जी स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ना है कि जी अगर थर्ड जो है इसका केस है, इफ़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट से कम होंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब इसमें कौन सी एग्जांपल आती हैं? कॉमनली ये वाली एग्जांपल पूछी जाती हैं
PCl5 goes to PCl3 प्लस Cl2। और इसमें फिर एक और एग्जांपल पूछी जाती है N2O4 जो है वो 2NO2 में कन्वर्ट हो गया डीकम्पोज होकर। इसमें 1 मोल डीकम्पोज हो 2 मोल्स में, 1 मोल रिएक्टेंट के हैं, प्रोडक्ट्स के 2 मोल्स हैं, ठीक है। इस केस में अगर प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज़ करेंगे तो Kc जो है वो यानी कि Kc की वैल्यू जो है वो इन्वर्स है तो इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है जी। देखें जी अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 100% से ज़्यादा आ जाएँ तो आपका पेपर जो होगा वो रीचेक होगा, यानी कि रिएक्शन रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। तो फिर द वैल्यू ऑफ Kc विल स्टार्ट, यहाँ पे मैंने पिछला टॉपिक लिखा हुआ है इसलिए उसको चेंज किया है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ Kc विल स्टार्ट डिक्रीज टिल इक्विलिब्रियम इज़ अचीव्ड एंड वाइस वर्सा, ठीक है स्टूडेंट्स। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम, जब भी क्वेश्चन आता है तो इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो 3 केसेस आपने डिस्कस करने होते हैं। और अगर एग्जामिनर स्पेसिफिकली पूछ ले, ठीक है, आपको क्वेश्चन देकर कि डिसोसिएशन ऑफ PCl5 के बारे में लिख दें तो फिर आपने ये लिखनी है रीज़न। और थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड पूछ ले तो फिर आपने ये रीज़न लिखनी है। चलें स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। इसकी जो कंडीशंस है वो नेक्स्ट है जी इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। जी स्टूडेंट्स जो थर्ड कंडीशन है जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करती है वो है जी इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है जी। इसमें आपने क्या बताना है, इसमें आप जो है वो 2 केसेस लिखेंगे, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। तो आपने कहना है जी कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, क्योंकि ये जल्दी समझ आ जाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं, ठीक है। तो ये पहले हमारा जो टारगेट है एंडोथर्मिक रिएक्शंस को कवर करना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में आपने ये बताना है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है जी। और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब है अगर टेम्परेचर कम किया जाएगा तो रिएक्शन रिवर्स होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल समझना जो वो इजी है। फॉर एग्जांपल पोटाशियम आयोडाइड सॉलिड को आपने वाटर में डिज़ोल्व किया, ठीक है, तो इसकी जो Kc की वैल्यू जो है वो जो डेल्टा Kc की वैल्यू नहीं, डेल्टा H इज़ इक्वल टू प्लस 21.4 किलो जॉल पर मोल आएगी। इसका मतलब है कि जब आप टेम्परेचर, इस केस में दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो पोटाशियम आयोडाइड सॉलिड से वाटर में ज़्यादा डिज़ोल्व होगा। इसका मतलब है कि रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड मोर पोटाशियम आयोडाइड अंडरगोस डिसोल्यूशन, ठीक है जी। तो ये आपने लिख देना है, यानी कि ये ज़्यादा हल होगा। और फिर इसमें दूसरा केस आप लिखेंगे कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दिया जाए, इफ़ टेम्परेचर डिक्रीजेस रिएक्शन विल मूव इन रिवर्स डायरेक्शन। उसमें कैसे रिवर्स होगा, पता कैसे चलेगा, क्योंकि जब आप टेम्परेचर कम करते हैं, पहली एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वाटर ठंडा हो जाता है, यानी कि सोल्यूशन ठंडा होने के बाद क्या होगा कि पोटाशियम आयोडाइड जो होता है वो मज़ीद हल होना बंद हो जाएगा और वो रीक्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो फिर आपने कहना है कि रेट ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन इंक्रीजेस, ठीक है जी। रेट ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन इंक्रीज, असल में जो फॉरवर्ड जाना है वो डाइसोल्यूशन है, क्योंकि हल होना है, और वापस आने का मतलब है कि वापस सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है जी, रिक्रिस्टलाइजेशन। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर है उसमें जो रिएक्शन की टाइप होती है वो आपको पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज़ होती है। इसमें ली शैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक आपने बताना है कि अगर हम टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है जी, तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रिवर्स होता है और टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से फॉरवर्ड। तो आपको पेपर में MCQs पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड। फेवर्ड का मतलब है कब फॉरवर्ड जाते हैं, तो आपने कहना है टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से फॉरवर्ड जाते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल जो है एक आपने एक्सप्लेन करनी है। आपने कहना है फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम रिएक्ट करवाएं स्टीम के साथ
ठीक है। तो ऑक्सीजन आपने इसको दे देनी है, ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2 गैस, और इसकी डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो -41.84 किलो जॉल पर मोल होती है। ठीक है जी, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -41.84 किलो जॉल पर मोल। तो इसके बाद फिर आपने इसमें ये बताना है कि अगर हम इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, अगर हम टेम्परेचर क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, तो फिर जो अबव रिएक्शन है वो रिवर्स होगा, क्योंकि CO2 react with H2 to form CO and H2O। ठीक है। उसके बाद आप इसमें वाइस वर्सा लिखें। वाइस वर्सा से मतलब ये होता है कि अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो फिर CO जो है मोर स्टीम के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, CO2 और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी जो है वो थर्ड जो है वो कंडीशन जो है वो हमने पढ़ी। ठीक है, जो कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करती है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। जी स्टूडेंट्स, द इफेक्ट ऑफ कंडीशंस ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है, तो जो फोर्थ कंडीशन होती है वो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट है। ठीक है, कैटलिस्ट होता है, इसमें आपने लिखना है कि नो इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम के ऊपर उसकी पोजीशन जो है वो इफेक्ट नहीं होती कैटलिस्ट पे। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, ठीक है, इसमें आपने लिखना है इंक्रीजेस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एट इक्वल रेट। और थर्ड पॉइंट लास्ट आपने लिखना है, कैटलिस्ट होता है वो लोअर्स द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो चैप्टर नंबर 11 के अंदर लिखा हुआ है जी।